खुजंद गांव में, जहां धूल भरी सड़कें हरे भरे खेतों से मिलती थीं और जहां बाजार की चहल पहल दिन भर गूंजती रहती थी, एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम हर किसी की जुबान पर था, मुल्ला नसीरुद्दीन। वह न तो गांव का मुखिया था, न काजी, न्यायाधीश, न ही कोई अमीर व्यापारी। वह बस मुल्ला नसीरुद्दीन था, एक साधारण आदमी जो अक्सर अपने गधे पर सवार रहता था, जिसके कपड़े थोड़े मैले और पगड़ी थोड़ी टेढ़ी होती थी, लेकिन जिसकी आंखें हमेशा शरारती चमक और गहरी समझ से भरी रहती थीं। गांव के लोग उसे कभी एक मूर्ख समझते थे, कभी एक संत, और अक्सर दोनों के बीच कुछ। लेकिन जब भी कोई जटिल समस्या आती, कोई ऐसा विवाद होता जिसे सुलझाना मुश्किल लगे, या जब जीवन की कोई पहेली उन्हें सताने लगे, तो उनका पहला विचार मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाने का होता था। प्रजा यानी गांव के लोग मुल्ला के पास अपनी छोटी मोटी परेशानियां लेकर आते। कभी दो पड़ोसी जमीन के एक टुकड़े पर लड़ पड़ते, कभी कोई व्यापारी अपने ग्राहक पर बेईमानी का आरोप लगाता, कभी कोई युवक प्रेम में असफल होकर उदास हो जाता, और कभी गांव के बड़े बुजुर्ग भविष्य की चिंता में डूब जाते। मुल्ला हर किसी की बात धैर्य से सुनता, चाहे वह कितनी भी बेतुकी क्यों न लगे। वह अक्सर अजीब से सवाल पूछता, ऐसे काम करने को कहता जो पहली नजर में बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगते, और फिर अचानक एक सरल सी बात कहकर या एक छोटे से कृत्य से पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता। एक बार की बात है, गर्मियों के मौसम में खुजंद में पानी की किल्लत हो गई। गांव के उत्तर में एक छोटी नदी बहती थी, लेकिन इस साल उसका पानी बहुत कम हो गया था। गांव वालों ने मिलकर एक नहर बनाई थी ताकि नदी का पानी खेतों तक पहुंच सके, लेकिन अब वही नहर झगड़े की जड़ बन गई। ऊपर वाले खेतों के किसान, जिनके खेत नदी के ज्यादा करीब थे, ज्यादा पानी लेते, और नीचे वाले खेतों तक पहुंचते पहुंचते पानी बहुत कम बचता। नीचे वाले खेतों के किसान, विशेष रूप से करीम नामक एक परिश्रमी लेकिन गरीब किसान, शिकायत करते कि उनका धान सूख रहा है, जबकि ऊपर वालों की फसलें लहलहा रही हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि लाठियां निकल आईं और गांव में अशांति फैल गई। काजी अब्दुल्ला, जो न्यायप्रिय तो थे, लेकिन ऐसे मामलों को सुलझाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे जहां दोनों पक्ष सही लग रहे थे। ऊपर वाले कहते थे कि वे पहले आए इसलिए उनका हक है, नीचे वाले कहते थे कि अगर पानी उन तक नहीं पहुंचा तो वे भूखे मर जाएंगे। आखिरकार उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया। मुल्ला हमेशा की तरह अपने गधे पर आया, जिस पर वह अजीब तरीके से बैठा था, कभी आगे मुंह करके तो कभी पीछे। उसने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। ऊपर वाले किसानों का नेता, जो एक बड़ा और धनी जमींदार था, अपनी बात जोर जोर से कह रहा था, अपनी ताकत और हक का दावा कर रहा था। करीम और उसके साथी किसान डर डर कर अपनी दुखभरी कहानी सुना रहे थे। मुल्ला ने सबकी बात सुनकर कुछ देर तक अपनी दाढ़ी खुजलाई, जैसे कोई बहुत गहरी सोच में हो। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इस पानी के झगड़े को सुलझा दूंगा, लेकिन मुझे पानी से अकेले बात करनी होगी। लोग हैरान रह गए। पानी से बात कैसे की जा सकती है? क्या मुल्ला पागल हो गया है? लेकिन क्योंकि कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, और मुल्ला के अजीब तरीकों के पीछे छुपी समझ का उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था, उन्होंने अनिच्छा से सहमति दे दी। मुल्ला अगले दिन सुबह सुबह नहर के पास गया। उसने किसानों को अपने साथ आने से मना किया। अकेला वह नहर के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक वह पानी को बहते हुए देखता रहा। सूरज चढ़ने लगा था और उसकी किरणें पानी पर पड़ रही थीं। मुल्ला ने नहर में हाथ डाला, पानी की ठंडक महसूस की, और फिर धीरे धीरे पानी से बातें करने लगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन न सके। वह पानी से पूछ रहा था कि वह ऊपर क्यों ज्यादा जा रहा है और नीचे कम क्यों पहुंच रहा है। वह पानी को समझा रहा था कि नीचे वाले खेत भी उतने ही प्यासे हैं जितने ऊपर वाले।
वह पानी से कह रहा था कि उसे न्याय करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के बहना चाहिए। गांव वाले दूर से यह तमाशा देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मुल्ला की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे थे और कुछ उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होता है। घंटों बीत गए। मुल्ला कभी झुककर पानी को देखता, कभी आसमान की ओर देखता और कभी बुदबुदाता। आखिरकार दोपहर ढलने लगी तो मुल्ला उठा। उसने किसानों को इकट्ठा होने का इशारा किया। मैंने पानी से बात की, मुल्ला ने गंभीर चेहरे से कहा। पानी ने मुझसे कहा कि वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। वह तो बस बहना चाहता है जहां जमीन उसे ले जाए। लेकिन उसने मुझसे एक रहस्य बताया। लोग उत्सुक हो गए। क्या रहस्य? उसने कहा कि वह केवल उन खेतों में भरपूर पहुंचेगा जहां उसके नाम पर कोई झगड़ा न हो, जहां उसे शांति और प्रेम से स्वीकार किया जाए। जहां लोग उसके लिए लड़ते हैं, जहां लालच होता है, वहां वह भी रूठ जाता है और कम बहता है। ऊपर वाले किसान मुल्ला की बात सुनकर मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि मुल्ला ने एक मूर्खतापूर्ण कहानी सुनाकर उनका समय बर्बाद किया है। लेकिन करीम और नीचे वाले किसानों ने मुल्ला की बात को ध्यान से सुना। मुल्ला ने आगे कहा, तो अब समाधान यह है। ऊपर वाले किसान दिन में सिर्फ आधे समय के लिए नहर का पानी लेंगे। बाकी आधे समय के लिए वे नहर का मुंह खोल देंगे ताकि पानी नीचे वालों तक पहुंचे। अगर वे लालच छोड़कर पानी को आगे बढ़ने देंगे तो पानी ने मुझसे वादा किया है कि वह नीचे भी भरपूर जाएगा। लेकिन अगर वे लालच करेंगे तो पानी ऊपर भी ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा और जल्द ही सूख जाएगा। ऊपर वाले किसान पहले तो सहमत नहीं हुए, लेकिन मुल्ला ने उन्हें समझाया कि अगर नदी पूरी तरह सूख गई तो किसी को पानी नहीं मिलेगा, और अगर गांव में शांति नहीं रही तो फसलें काटने का क्या फायदा। उसने ऐसी बातें कहीं जो उनके मन में बैठ गईं। शायद पानी के रूठ जाने वाली बात का डर, या शायद मुल्ला की आंखों की वो अजीब चमक जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि मुल्ला सच कह रहा है। अनिच्छा से ही सही, वे इस बात पर राजी हो गए कि दिन का आधा समय पानी नीचे वालों के लिए छोड़ा जाएगा। अगले दिन से ऐसा ही होने लगा। ऊपर वाले किसान आधे समय के लिए पानी लेते और फिर नहर का रास्ता खोल देते। और आश्चर्यजनक रूप से, या शायद यह मुल्ला की बुद्धिमत्ता का परिणाम था, नीचे वाले खेतों को पर्याप्त पानी मिलने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगीं। पानी का झगड़ा शांत हो गया और गांव में फिर से शांति छा गई। लोगों ने देखा कि मुल्ला की अजीब बात में भी कितनी गहरी सच्चाई छिपी थी। पानी सचमुच रूठ जाता है जब लालच और झगड़ा होता है, क्योंकि तब लोग सहयोग करना छोड़ देते हैं और संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं हो पाता। और जब सहयोग होता है तो सीमित संसाधन भी सबके लिए पर्याप्त हो सकते हैं। यह तो बस एक कहानी थी। खुजंद गांव में ऐसी न जाने कितनी कहानियां रोज घटित होती थीं, और मुल्ला नसीरुद्दीन उनमें से हर एक में अपनी अनूठी छाप छोड़ता था। एक और बार अली नामक एक व्यापारी मुल्ला के पास आया। अली बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। हर पल मुझे चिंता सताती है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए, कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए, कहीं मैं गरीब न हो जाऊं। मैंने चौकीदार रखे हैं, तिजोरियां बनवाई हैं, लेकिन मन को चैन नहीं है। इस चिंता से कैसे छुटकारा पाऊं? मुल्ला ने अली को ध्यान से देखा। अली के चेहरे पर धनवान होने की संतुष्टि नहीं, बल्कि चिंता की गहरी लकीरें थीं। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो अली, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें फिर कभी अपने धन की चिंता नहीं सताएगी। अली खुश हो गया। बताइए मुल्ला जी, मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूं, मुल्ला ने कहा।
तुम्हें बस इतना करना है कि आज रात से तुम अपना सारा धन गांव के सबसे गरीब आदमी के घर रख दिया करो। सुबह होते ही वापस ले आना। अली मुल्ला की बात सुनकर अवाक रह गया। यह क्या मजाक है मुल्ला जी? गरीब आदमी के घर? वह तो खुद भूखा है, वह मेरे धन की रक्षा कैसे करेगा? और अगर वह भाग गया तो? मुल्ला ने धैर्य से समझाया। सोचो अली, अगर तुम्हारा धन सबसे गरीब आदमी के घर होगा तो कौन सोचेगा कि उसके पास कुछ चुराने लायक है? कोई चोर उसके घर क्यों आएगा? तुम्हारा धन वहां सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और सुबह जब तुम उसे वापस ले लोगे तो तुम्हें यह जानकर सुकून मिलेगा कि रात भर तुम्हारा धन सुरक्षित था। धीरे धीरे तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अली पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मुल्ला के आत्मविश्वास और तर्क में उसे कुछ सच्चाई नजर आई। उसने सोचा, मुल्ला कभी कभी अजीब बातें जरूर करता है, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई मतलब जरूर होता है। उसने तय किया कि वह मुल्ला की बात मानकर देखेगा। उसी रात अली ने अपने धन की गठरी उठाई और गांव के सबसे गरीब आदमी, जिसने अपना सारा जीवन ईमानदारी और अभाव में बिताया था, उसके घर गया। गरीब आदमी हैरान था। अली ने उसे मुल्ला की सलाह के बारे में बताया और धन की गठरी उसके हवाले कर दी। गरीब आदमी ने कभी इतना धन एक साथ नहीं देखा था। उसे पहले डर लगा, फिर उसने अली को भरोसा दिलाया कि वह उसकी अमानत की पूरी हिफाजत करेगा। उस रात अली अपने घर में सोया। उसे पहली बार अपने धन की चिंता नहीं थी। वह जानता था कि उसका धन कहाँ है, एक ऐसे घर में जहां चोरों के आने का सवाल ही नहीं उठता। और गरीब आदमी का घर भी गांव में ही था, वह उसे आसानी से वापस ले सकता था। अली को उस रात गहरी और सुकून भरी नींद आई, जो उसे महीनों से नहीं मिली थी। अगले दिन सुबह अली जल्दी उठा, गरीब आदमी के घर गया और अपना धन वापस ले लिया। उसने देखा कि धन बिल्कुल सुरक्षित था। उसने गरीब आदमी को उसकी मदद के लिए कुछ सिक्के दिए। अली ने मुल्ला को धन्यवाद दिया। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, आपका तरीका अजीब जरूर था, लेकिन यह काम कर गया। मुझे सचमुच चिंता नहीं हुई। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, चिंता धन से नहीं होती अली, चिंता मन के लालच और असुरक्षा से होती है। जब तुम सबसे गरीब आदमी पर भरोसा कर सकते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। असली सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। अली ने इस बात का अर्थ समझा और धीरे धीरे उसने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसने पाया कि ऐसा करने से उसकी चिंता कम होती गई और उसे ज्यादा खुशी मिलने लगी। गांव के लोग भी अली में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे और मुल्ला की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा करते थे। गांव के बच्चे भी मुल्ला को बहुत पसंद करते थे। वह उन्हें कहानियां सुनाता, पहेलियां पूछता और कभी कभी उनके साथ अजीबोगरीब खेल खेलता। एक बार कुछ शरारती बच्चों ने मुल्ला को चिढ़ाने का फैसला किया। वे उसके पास आए जब वह अपने गधे के बगल में बैठा था। उनमें से एक ने पूछा, मुल्ला जी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या है? उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी। मुल्ला ने उनकी शैतानी को भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया है। बच्चे सुनकर उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब वे मुल्ला को फंसा लेंगे। ठीक है मुल्ला जी, दूसरे बच्चे ने कहा, लेकिन क्या वह चिड़िया जिंदा है या मुर्दा? बच्चों की योजना यह थी कि अगर मुल्ला कहे जिंदा तो वे मुट्ठी भींचकर चिड़िया को मार देंगे और कहेंगे कि वह मुर्दा थी। अगर मुल्ला कहे मुर्दा तो वे मुट्ठी खोल देंगे और चिड़िया उड़ जाएगी और वे कहेंगे कि वह जिंदा थी। किसी भी तरह मुल्ला गलत साबित होगा। मुल्ला ने बच्चों की आंखों में देखा और उनकी चालाकी समझ गया। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपनी परिचित मुस्कान के साथ कहा,
बच्चों, उस चिड़िया का जिंदा या मुर्दा होना तुम्हारी मुट्ठी में है। बच्चे सुनकर अवाक रह गए। वे मुल्ला की बात का मतलब समझ गए थे। मुल्ला ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका परिणाम हमारे अपने हाथों में होता है। हम अपनी पसंद और अपने कार्यों से परिस्थितियों को बदल सकते हैं। बच्चे शर्मा गए, लेकिन मुल्ला के जवाब की बुद्धिमत्ता से वे प्रभावित हुए। खुजंद के लोगों को अक्सर सरकारी नियमों और करों से भी दिक्कतें होती थीं। शहर से आया हुआ गवर्नर, जिसे गांव वाले बड़े साहिब कहते थे, अक्सर ऐसे नियम थोप देता था जो गांव वालों के लिए मुश्किल होते थे। एक बार गवर्नर ने एक नया कर लगाया। हर उस घर पर जहां चिमनी से धुआं निकलता था, उस पर कर देना होगा। गांव वाले परेशान हो गए। यह कैसा कर था? खाना बनाने के लिए तो आग जलानी ही पड़ेगी और धुआं निकलेगा ही। वे मुल्ला के पास गए। मुल्ला जी, उन्होंने कहा, यह तो अन्याय है। हम गरीब लोग कहां से यह कर भरेंगे? मुल्ला ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराया। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं गवर्नर से बात करूंगा। गांव वाले आशंकित थे। गवर्नर बहुत रुखा और घमंडी आदमी था। वह मुल्ला जैसे साधारण आदमी की बात क्यों सुनेगा? अगले दिन मुल्ला गवर्नर के दफ्तर पहुंचा। गवर्नर अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था, जरूरी कागजात देख रहा था। मुल्ला अंदर आया और उसने गवर्नर को सलाम किया। आइए मुल्ला जी, गवर्नर ने बेरुखी से कहा। क्या बात है? क्या गांव वालों ने फिर कोई नई शिकायत भेजी है? मुल्ला ने कहा, नहीं बड़े साहिब, मैं तो बस यह पूछने आया था कि आपने धुआं कर क्यों लगाया है। गवर्नर ने अकड़कर कहा, यह सरकार का आदेश है। धुआं प्रदूषण फैलाता है, इसलिए उस पर कर लगना चाहिए। यह बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक विचार है। मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रदूषण तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन बड़े साहिब, मेरे मन में एक छोटा सा संदेह है। क्या संदेह है? गवर्नर ने पूछा। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, बात यह है कि गांव में जो लोग खाना बनाते हैं, वे लकड़ी या गोबर के उपले जलाते हैं। उनसे निकलने वाला धुआं तो सीधे हवा में मिल जाता है। उस धुएं को इकट्ठा कैसे किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि किसी ने कितना धुआं निकाला और उस पर कितना कर लगेगा? क्या सरकार ने कोई विशेष बोरी या बर्तन बनाया है जिसमें धुआं इकट्ठा किया जा सके? गवर्नर ने मुल्ला के सवाल पर सोचा। धुआं इकट्ठा करना, यह तो असंभव था। उसने ऐसा नियम तो बना दिया था, लेकिन इस व्यावहारिक पहलू पर कभी विचार नहीं किया था। धुआं तो बस उड़ जाता था। वह उसे कैसे नापेगा? वह कैसे जानेगा कि किसने कितना धुआं पैदा किया? मुल्ला उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। गवर्नर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे समझे एक नियम बना दिया था जिसे लागू करना असंभव था। गवर्नर ने अपनी नाक खुजाई, फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वह अपनी बात से पीछे हटना नहीं चाहता था, लेकिन मुल्ला का सवाल इतना सीधा और तार्किक था कि उसका कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उसने खांसी साफ की और कहा, हाँ, तुमने सही कहा मुल्ला जी। धुआं इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है। शायद यह नियम, हाँ, यह नियम थोड़ा अव्यावहारिक है। मैं इस पर फिर से विचार करूंगा। कुछ ही दिनों में गवर्नर ने धुआं कर वापस ले लिया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद दिया। मुल्ला ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे मुश्किल समस्या का सबसे आसान समाधान होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है।
और कभी कभी नियम बनाने वालों को भी यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि वे जमीन पर रहते हैं, आसमान में नहीं, जहां से धुआं दिखता है। मुल्ला नसीरुद्दीन केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करता था, वह लोगों को जीवन के बारे में भी सिखाता था। एक बार एक जवान आदमी जो बहुत महत्वाकांक्षी था, मुल्ला के पास आया। वह दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहता था, बहुत अमीर बनना चाहता था, बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, सफलता का रहस्य क्या है? मैं कैसे महान बन सकता हूँ? मुल्ला ने जवान आदमी की बात धैर्य से सुनी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके मन में अशांति थी। मुल्ला उसे लेकर अपने घर के पिछवाड़े गया, जहां उसने कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं। मुल्ला ने जमीन पर कुछ दाने बिखेर दिए। मुर्गियां तुरंत दौड़कर आई और दाने चुगने लगीं। मुल्ला ने जवान आदमी से कहा, देखो ये मुर्गियां हर दाना चुन रही हैं। वे जानती हैं कि उन्हें भोजन कहाँ मिलेगा। फिर मुल्ला ने आसमान की ओर इशारा किया जहां एक चील उड़ रही थी। और देखो उस चील को, वह बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी नजरें बहुत दूर तक जाती हैं। जवान आदमी इंतजार कर रहा था कि मुल्ला उसे सफलता का रहस्य बताए। मुल्ला उसकी तरफ मुड़ा और कहा, तुम महान बनना चाहते हो, दुनिया पर छा जाना चाहते हो। यह अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, अगर तुम सिर्फ जमीन पर बिखरे दानों की तरह छोटी छोटी चीजों के पीछे भागोगे तो तुम मुर्गी की तरह रह जाओगे। अगर तुम बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हो तो तुम्हें चील की तरह दूर की नजर रखनी होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यह जानो कि तुम मुर्गी बनना चाहते हो या चील। हर कोई चील नहीं बन सकता, और हर मुर्गी भी खुश रह सकती है। सफलता का रहस्य यह जानना है कि तुम कौन हो और तुम सचमुच क्या चाहते हो, न कि वह जो दूसरे चाहते हैं कि तुम बनो। जवान आदमी ने मुल्ला की बात पर गहरा विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों को देखकर महान बनना चाहता था, बिना यह जाने कि उसकी अपनी सच्ची इच्छाएं क्या हैं। मुल्ला ने उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनने और अपनी राह खुद चुनने की प्रेरणा दी। यह सबक उसके लिए किसी भी धन या प्रसिद्धि से ज्यादा मूल्यवान था। खुजंद के लोग मुल्ला से प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी वे उसके अजीब व्यवहार से चिढ़ भी जाते थे। एक बार गांव में एक नया कुआं खोदा गया। यह बहुत गहरा और साफ पानी वाला कुआं था। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने मुल्ला को कुएं का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। मुखिया ने एक छोटा सा भाषण दिया, कुएं के महत्व के बारे में बताया और फिर मुल्ला से कहा कि वह कुएं में पहला लोटा पानी डाले और कुछ कहें। मुल्ला आगे बढ़ा, उसके हाथ में पानी का लोटा था। गांव वाले उत्सुकता से उसे देख रहे थे। मुल्ला कुएं के किनारे खड़ा हुआ, लोटे को नीचे झुकाया और फिर उसने सारा पानी कुएं में डाल दिया। फिर उसने जोर से कहा, लो कुएं, यह तुम्हारा पानी है। इसे पी लो और कभी प्यासे मत रहना। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि मुल्ला कुएं से पानी निकालकर पिएगा या लोगों को पिलाएगा, लेकिन उसने तो सारा पानी वापस कुएं में ही डाल दिया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे कि मुल्ला सचमुच पागल है। मुखिया थोड़ा नाराज हुआ। मुल्ला जी, यह आपने क्या किया? हमें लगा था कि आप कुएं का पानी निकालकर उसका आशीर्वाद देंगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? यह कुआं पानी का स्रोत है। मैंने उसे उसका ही पानी वापस दिया ताकि उसे एहसास हो कि उसकी दौलत क्या है। और मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह कभी खाली न हो। सोचो, अगर मैं इसमें से थोड़ा पानी ले लेता तो क्या होता? वह थोड़ा कम हो जाता। लेकिन जब मैंने उसे उसका सारा पानी वापस दे दिया
तो मैंने उसकी दौलत बढ़ाई और उसे याद दिलाया कि वह कितना समृद्ध है। हमें भी अपने संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। गांव वालों ने मुल्ला की बात पर सोचा। पहली नजर में मूर्खतापूर्ण लगने वाला यह कार्य एक गहरा सबक सिखाता था। कुआं पानी का दाता था, लेकिन उसे भी सम्मान और याद दिलाना जरूरी था कि उसकी अहमियत क्या है। संसाधनों का संरक्षण और सम्मान जरूरी है। धीरे धीरे लोगों ने मुल्ला के इस कृत्य में छुपी बुद्धिमत्ता को समझा और वे मुस्कुराए। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां खुजंद की संस्कृति का हिस्सा बन गईं। लोग उन्हें एक दूसरे को सुनाते, हंसते और सोचते। मुल्ला ने उन्हें सिखाया था कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और अक्सर समाधान सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिलता है। उसने उन्हें सिखाया कि दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि चीजों की तह तक जाना चाहिए। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वह बहुत अकेली थी और अक्सर शिकायत करती थी कि कोई उससे मिलने नहीं आता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। वह बहुत दुखी रहती थी। मुल्ला उसके पास गया। उसने फातिमा से कहा, फातिमा दादी, मुझे पता है कि तुम अकेली महसूस करती हो। फातिमा रोने लगी। हाँ मुल्ला जी, मेरा कोई नहीं है, सब मुझे भूल गए हैं। मुल्ला ने कहा, चिंता मत करो फातिमा दादी, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बातें करेंगे। फातिमा की आंखें चमक उठीं। सचमुच? क्या तरीका है? मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कल से जब भी कोई तुमसे मिलने आए या तुम्हारे घर के पास से गुजरे तो तुम बस यह कहना, मेरे पास एक बहुत बड़ा रहस्य है। बस इतना ही कहना और फिर चुप हो जाना। फातिमा को मुल्ला की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया। अगले दिन जब एक पड़ोसी औरत फातिमा के घर के पास से गुजरी तो फातिमा ने उसे आवाज दी और कहा, बहन, मेरे पास एक बहुत बड़ा रहस्य है। पड़ोसी औरत उत्सुक हो गई। क्या रहस्य है? बताओ तो सही। लेकिन फातिमा चुप रही, जैसा मुल्ला ने कहा था। पड़ोसी औरत और ज्यादा उत्सुक हो गई और उससे बार बार पूछने लगी, लेकिन फातिमा ने बस रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखी। आखिरकार पड़ोसी औरत चली गई, लेकिन वह पूरे गांव में यह खबर फैलाने लगी कि फातिमा दादी के पास कोई बहुत बड़ा रहस्य है। धीरे धीरे और लोग फातिमा के पास आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि वह रहस्य क्या है। वे उससे तरह तरह के सवाल पूछते, उसे बातें सुनाते ताकि वह भी कुछ बताए। फातिमा बस मुस्कुराती और कहती, मेरे पास एक बहुत बड़ा रहस्य है, और फिर चुप हो जाती। लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई। वे उसके घर ज्यादा देर तक रुकने लगे, उससे बातें करने लगे, उसे किस्से सुनाने लगे, इस उम्मीद में कि शायद बातों बातों में वह रहस्य बता दे। जल्द ही फातिमा का घर वीरान नहीं रहा। लोग उससे मिलने आने लगे, उससे बातें करने लगे, उसे अपनी कहानियां सुनाने लगे। वे अब सिर्फ रहस्य जानने नहीं आते थे, बल्कि उन्हें फातिमा के पास बैठकर बातें करना अच्छा लगने लगा था। फातिमा ने पाया कि जब वह दूसरों की बातें सुनती है तो वह अपनी उदासी भूल जाती है। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक दिन मुल्ला फातिमा के पास आया। फातिमा मुस्कुरा रही थी। उसके घर में कुछ पड़ोसी औरतें बैठी बातें कर रही थीं। मुल्ला जी, फातिमा ने कहा, आपका तरीका कमाल का था। अब मेरा घर खाली नहीं रहता। लेकिन वह रहस्य क्या था? मुल्ला हंसा। फातिमा दादी, असली रहस्य यही था कि तुम्हारे पास कोई रहस्य नहीं था। रहस्य तो लोगों की जिज्ञासा में था, और उस जिज्ञासा ने तुम्हें लोगों से जोड़ दिया।
तुमने दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी दिखावे या झूठ का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक सरल सी बात कही जिसने उनके मन में हलचल मचा दी। और इस तरह तुम अकेली नहीं रहीं। फातिमा को एहसास हुआ कि मुल्ला ने कितनी बुद्धिमत्ता से उसकी समस्या का समाधान किया था। उसने लोगों का ध्यान अपनी कमी, अकेलेपन से हटाकर एक रहस्य पर केंद्रित कर दिया था, और उस प्रक्रिया में उसने फिर से समुदाय में अपनी जगह बना ली थी। और रहता था जिसके कपड़े थोड़े मैले और पगड़ी थोड़ी टेढ़ी होती थी, लेकिन जिसकी आंखें हमेशा शरारती चमक और गहरी समझ से भरी रहती थीं। गांव के लोग उसे कभी एक मूर्ख समझते थे, कभी एक संत, और अक्सर दोनों के बीच कुछ। लेकिन जब भी कोई जटिल समस्या आती, कोई ऐसा विवाद होता जिसे सुलझाना मुश्किल लगे, या जब जीवन की कोई पहेली उन्हें सताने लगे, तो उनका पहला विचार मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाने का होता था। प्रजा यानी गांव के लोग मुल्ला के पास अपनी छोटी मोटी परेशानियां लेकर आते। कभी दो पड़ोसी जमीन के एक टुकड़े पर लड़ पड़ते, कभी कोई व्यापारी अपने ग्राहक पर बेईमानी का आरोप लगाता, कभी कोई युवक प्रेम में असफल होकर उदास हो जाता, और कभी गांव के बड़े बुजुर्ग भविष्य की चिंता में डूब जाते। मुल्ला हर किसी की बात धैर्य से सुनता, चाहे वह कितनी भी बेतुकी क्यों न लगे। वह अक्सर अजीब से सवाल पूछता, ऐसे काम करने को कहता जो पहली नजर में बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगते, और फिर अचानक एक सरल सी बात कहकर या एक छोटे से कृत्य से पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता। एक बार की बात है, गर्मियों के मौसम में खुजंद में पानी की किल्लत हो गई। गांव के उत्तर में एक छोटी नदी बहती थी, लेकिन इस साल उसका पानी बहुत कम हो गया था। गांव वालों ने मिलकर एक नहर बनाई थी ताकि नदी का पानी खेतों तक पहुंच सके, लेकिन अब वही नहर झगड़े की जड़ बन गई। ऊपर वाले खेतों के किसान, जिनके खेत नदी के ज्यादा करीब थे, ज्यादा पानी लेते, और नीचे वाले खेतों तक पहुंचते पहुंचते पानी बहुत कम बचता। नीचे वाले खेतों के किसान, विशेष रूप से करीम नामक एक परिश्रमी लेकिन गरीब किसान, शिकायत करते कि उनका धान सूख रहा है, जबकि ऊपर वालों की फसलें लहलहा रही हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि लाठियां निकल आईं और गांव में अशांति फैल गई। काजी अब्दुल्ला, जो न्यायप्रिय तो थे, लेकिन ऐसे मामलों को सुलझाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे जहां दोनों पक्ष सही लग रहे थे। ऊपर वाले कहते थे कि वे पहले आए इसलिए उनका हक है, नीचे वाले कहते थे कि अगर पानी उन तक नहीं पहुंचा तो वे भूखे मर जाएंगे। आखिरकार उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया। मुल्ला हमेशा की तरह अपने गधे पर आया, जिस पर वह अजीब तरीके से बैठा था, कभी आगे मुंह करके तो कभी पीछे। उसने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। ऊपर वाले किसानों का नेता, जो एक बड़ा और धनी जमींदार था, अपनी बात जोर जोर से कह रहा था, अपनी ताकत और हक का दावा कर रहा था। करीम और उसके साथी किसान डर डर कर अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे। मुल्ला ने सबकी बात सुनकर कुछ देर तक अपनी दाढ़ी खुजलाई, जैसे कोई बहुत गहरी सोच में हो। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इस पानी के झगड़े को सुलझा दूंगा, लेकिन मुझे पानी से अकेले बात करनी होगी। लोग हैरान रह गए। पानी से बात कैसे की जा सकती है? क्या मुल्ला पागल हो गया है? लेकिन क्योंकि कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, और मुल्ला के अजीब तरीकों के पीछे छुपी समझ का उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था, उन्होंने अनिच्छा से सहमति दे दी। मुल्ला अगले दिन सुबह सुबह नहर के पास गया। उसने किसानों को अपने साथ आने से मना किया। अकेला वह नहर के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक वह पानी को बहते हुए देखता रहा। सूरज चढ़ने लगा था और उसकी किरणें पानी पर पड़ रही थीं। मुल्ला ने नहर में हाथ डाला, पानी की ठंडक महसूस की, और फिर धीरे धीरे पानी से बातें करने लगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन न सके। वह पानी से पूछ रहा था कि वह ऊपर क्यों ज्यादा जा रहा है और नीचे कम क्यों पहुंच रहा है।
वह पानी को समझा रहा था कि नीचे वाले खेत भी उतने ही प्यासे हैं जितने ऊपर वाले। वह पानी से कह रहा था कि उसे न्याय करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के बहना चाहिए। गांव वाले दूर से यह तमाशा देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मुल्ला की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे थे और कुछ उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होता है। घंटों बीत गए। मुल्ला कभी झुककर पानी को देखता, कभी आसमान की ओर देखता और कभी बुदबुदाता। आखिरकार दोपहर ढलने लगी तो मुल्ला उठा। उसने किसानों को इकट्ठा होने का इशारा किया। मैंने पानी से बात की, मुल्ला ने गंभीर चेहरे से कहा। पानी ने मुझसे कहा कि वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। वह तो बस बहना चाहता है जहां जमीन उसे ले जाए। लेकिन उसने मुझसे एक रहस्य बताया। लोग उत्सुक हो गए। क्या रहस्य? उसने कहा कि वह केवल उन खेतों में भरपूर पहुंचेगा जहां उसके नाम पर कोई झगड़ा न हो, जहां उसे शांति और प्रेम से स्वीकार किया जाए। जहां लोग उसके लिए लड़ते हैं, जहां लालच होता है, वहां वह भी रूठ जाता है और कम बहता है। ऊपर वाले किसान मुल्ला की बात सुनकर मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि मुल्ला ने एक मूर्खतापूर्ण कहानी सुनाकर उनका समय बर्बाद किया है। लेकिन करीम और नीचे वाले किसानों ने मुल्ला की बात को ध्यान से सुना। मुल्ला ने आगे कहा, तो अब समाधान यह है। ऊपर वाले किसान दिन में सिर्फ आधे समय के लिए नहर का पानी लेंगे। बाकी आधे समय के लिए वे नहर का मुंह खोल देंगे ताकि पानी नीचे वालों तक पहुंचे। अगर वे लालच छोड़कर पानी को आगे बढ़ने देंगे तो पानी ने मुझसे वादा किया है कि वह नीचे भी भरपूर जाएगा। लेकिन अगर वे लालच करेंगे तो पानी ऊपर भी ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा और जल्द ही सूख जाएगा। ऊपर वाले किसान पहले तो सहमत नहीं हुए, लेकिन मुल्ला ने उन्हें समझाया कि अगर नदी पूरी तरह सूख गई तो किसी को पानी नहीं मिलेगा, और अगर गांव में शांति नहीं रही तो फसलें काटने का क्या फायदा। उसने ऐसी बातें कहीं जो उनके मन में बैठ गईं। शायद पानी के रूठ जाने वाली बात का डर, या शायद मुल्ला की आंखों की वो अजीब चमक जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि मुल्ला सच कह रहा है। अनिच्छा से ही सही, वे इस बात पर राजी हो गए कि दिन का आधा समय पानी नीचे वालों के लिए छोड़ा जाएगा। अगले दिन से ऐसा ही होने लगा। ऊपर वाले किसान आधे समय के लिए पानी लेते और फिर नहर का रास्ता खोल देते। और आश्चर्यजनक रूप से, या शायद यह मुल्ला की बुद्धिमत्ता का परिणाम था, नीचे वाले खेतों को पर्याप्त पानी मिलने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगीं। पानी का झगड़ा शांत हो गया और गांव में फिर से शांति छा गई। लोगों ने देखा कि मुल्ला की अजीब बात में भी कितनी गहरी सच्चाई छिपी थी। पानी सचमुच रूठ जाता है जब लालच और झगड़ा होता है, क्योंकि तब लोग सहयोग करना छोड़ देते हैं और संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं हो